इंडिया एंड इसराइल की क्या रिलेशंस है। तो सो हेलो एवरीवन, वेल दिस इज पूजा एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन। सो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, इस चैप्टर का नाम अब चेंज होके इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हो चुका है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसके मोस्टली टॉपिक्स जो हैं उसको कवर कर चुके हैं। आई बटन में तुम्हें इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि उससे तुम्हारे काफ़ी टॉपिक्स जो है कवर होने वाले हैं। ठीक है, और मैंने तुम्हें पहले वीडियो में भी बताया था ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा अच्छे से करना क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू तुम्हारे 2 से 3 चैप्टर्स आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। इंडिया एंड इसराइल की क्या रिलेशंस है। तो तुम्हें भी पता है कि ये वाला जो टॉपिक है इसी साल सीबीएसई में न्यू टॉपिक है, इसको इंक्लूड किया गया है। और इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि जो तुम्हारी फर्स्ट बुक है उसमें भी इस वाले टॉपिक को दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझ, इसके बहुत चांसेस है कि एग्जाम में ये आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया एंड इसराइल के रिलेशन आखिरकार हैं कैसे। द टू नेशंस हैव स्टार्टेड मैनी कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड लाइक। तो इन दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट करा है बहुत सी फील्ड्स में, जिसकी हो गया कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म के अगेंस्ट एक दूसरे को काफ़ी कॉपरेट करते हैं। स्पेस रिसर्च में भी दोनों काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वाटर, एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, दोनों ही चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो कम लैंड के अंदर। तो इंडिया और इसराइल एक दूसरे को कॉपरेट तो बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि चलो ये दोनों एक दूसरे को कॉपरेट तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पर क्या इंडिया और इसराइल अभी भी फ्रेंड्स हैं या अभी भी इनके बीच में दुश्मनी चलती रहती है। तो इसका आंसर मिलेगा तुम्हें इस वाले पैराग्राफ में। So, after 45 years of independence, due to many reasons, India's foreign policy with Israel remained largely unexplored। यानी कि 45 years इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया के इतने ज़्यादा रिलेशंस अच्छे नहीं थे इसराइल के साथ। बोथ नेशन गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और 1948 फ्रॉम ब्रिटिशर्स कॉलोनी। सो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये है कि दोनों को ही आज़ादी ब्रिटिशर्स की गुलामी से मिली है। इंडिया को मिल गई थी 1947 में एंड उसके 1 ईयर के बाद 1948 में इसराइल को मिल गई थी। सो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, यहाँ से रिलेशन थोड़े से बेटर होना शुरू होते हैं इंडिया और इसराइल के बीच में। एज इजरायली एम्बेसी ओपन इन इंडिया इन 1992 द कल्चरल, हिस्टोरिकल, डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मली डेवलप्ड। तो क्या होता है, उन 1992 में जो इसराइल की एक एम्बेसी है वो इंडिया में ओपन हो जाती है। उसके बाद ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को काफ़ी फील्ड्स में अगेन सपोर्ट करने लग गए, चाहे वो कल्चर के मामले में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, लाइक एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने की बात हुई। तो यहाँ पर ही इन दोनों के रिलेशन काफ़ी फॉर्मली एक तरह से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड टू इसराइल इन 2017। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसराइल के विजिट पे जाते हैं तो इससे क्या होता है, इंडिया और इसराइल के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंड जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विजिट पे आते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, तो इंडिया और इसराइल के और अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। सो दीज विजिट्स डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। सो यहाँ पे तुमने देखा कि एक दूसरे की कंट्री में विजिट करने से दोनों ही कंट्री में काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप हुए हैं। और अब तुम ये कह सकते हो कि इंडिया और इसराइल खैर दुश्मन तो नहीं है, बट हाँ दोस्त ज़रूर है, कि तुमने ऊपर ही पढ़ा है कि ये दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे को काफ़ी फील्ड्स में जो है सपोर्ट करती है। ओके, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे तुम्हें क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले नीचे जाओ, अगर तुम्हें टॉपिक समझ में आया है तो जाके लाइक का बटन वहाँ पे प्रेस कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंडिया और इसराइल के रिलेशंस तुम लोगों ने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे तुमने इंडिया और रशिया के रिलेशंस पढ़े हैं और साथ के साथ तुमने इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी पढ़े हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आखिर कैसे रिलेशंस हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैड डिफरेंसेस ओवर सेवरल इश्यूज इंक्लूडिंग द शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो भी नदियाँ हैं उसके पानी को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। एक तरह से दोनों के बीच इसी को लेकर फाइट भी होती रहती है। किसके लिए? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अनहैप्पी विद बांग्लादेश डिनाइल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। यानी कि यहाँ पे इंडिया कहता है कि जब 1971 में जब इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प करी थी आज़ादी के लिए, बट उस टाइम पे बहुत से बांग्लादेश से ऐसे लोग थे जो इंडिया में इमिग्रेट हो गए। जब इंडिया बांग्लादेश से कहता है कि ये तुम्हारे लोग हैं, तो यहाँ पे बांग्लादेश कहीं ना कहीं मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये लोग बांग्लादेशी नहीं है, ये लोग इंडिया के हैं। अगर और
बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेशन हुआ था बांग्लादेश से इंडिया में, उसको भी लेने से मना कर देता है। तो इसके लिए इंडिया फिर से नाराज हो जाता है कि तुम बांग्लादेश ऐसा कैसे कर सकते हो। बांग्लादेश रिफ्यूज टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश से जब भी इंडिया ये कहता है कि हम इंडियन ट्रूप्स को नॉर्थ ईस्ट की जो भी कंट्री है जहाँ पे जापान आ जाता है, नॉर्थ कोरिया आ जाता है, इस तरफ जाना है, तो यहाँ पे बांग्लादेश अगेन इंडिया को मना कर देता है कि नहीं हम तुम्हें उस तरफ जाने ही नहीं देंगे। तो अगेन यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश से नाराज हो जाता है। बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज फेल्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। अब यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो अपनी नाराजगी दिखाता है। अब बांग्लादेश ये कहता है कि इंडिया हमारी नेबर कंट्री है, बट जब भी हम यहाँ पे नदियों के पानी को लेकर बात करें तो यहाँ पे इंडिया ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है और हमसे हमारी मर्जी पूछे बिना काम करने लगता है। तो इसको लेकर बांग्लादेश और ज़्यादा नाराज हो जाता है। बांग्लादेश थिंक दैट इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। यहाँ पे बांग्लादेश ये भी पॉइंट रखता है कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि जो बांग्लादेश में नेचुरल गैस है उसको अपनी तरफ कर ले, और बांग्लादेश इंडिया को कहता है कि इंडिया कहीं ना कहीं हमारे जो भी नेचुरल गैस है उनको लेने की ट्राई करता रहता है। और जब भी हम ट्रेड करने जाए, लाइक इंडिया और बांग्लादेश करने जाए, तो इंडिया कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी चलाता है। सो यहाँ पे तुमने देखा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कैसे थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं। अब हम देखते हैं इन फाइट्स के बावजूद क्या इंडिया और बांग्लादेश अभी भी फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ लिया कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तुम्हें पता है ना खट्टे मीठे रिलेशंस हैं। अब हम देखते हैं कि ठीक है, इतनी फाइट्स होने के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स है जिसमें बांग्लादेश एंड इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे तुम देखो, इंडिया एंड बांग्लादेश डू कोऑपरेट ऑन मेनी इश्यूज। द इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन द लास्ट 10 years। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी इकोनॉमिक रिलेशन है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, ये कहीं ना कहीं लास्ट जो 10 years अभी गए हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। बांग्लादेश इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब कि जो भी आसियान की कंट्रीज होती है उसकी तरफ इंडिया और बांग्लादेश का एक कॉमन विजन है कि ठीक है हम लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ, यानी कि जो भी आसियान की कंट्रीज हैं इनके साथ अपने रिलेशंस और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ऑन द इशू ऑफ डिजास्टर एंड एनवायरनमेंट बोथ हैव कोऑपरेटेड रेगुलरली। जब भी ऐसे कोई भी इश्यूज होते हैं ना डिजास्टर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। सो जो डिफरेंसेस है उसके बाद भी इंडिया एंड बांग्लादेश एक दूसरे को अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे ज़्यादा करीबी थोड़े से दुश्मन वाले देश की, जो कि है पाकिस्तान। तुम्हें तो पता ही है इंडिया और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जान लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के क्या क्या रिलेशंस रहे हैं। सो फर्स्ट वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था कश्मीर इशू को लेकर। अ वॉर हेल्ड बिटवीन द टू कंट्रीज इन 1947 1948। सो 1947 और 8 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर एक वॉर हुआ था, जिसका क्या आउटकम हुआ, जिसका ये आउटकम हुआ कि द आउटकम ऑफ 1947 1948 वॉर वाज द डिवीजन ऑफ प्रोविंस POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बेसिकली इसमें क्या है, कश्मीर को दो हिस्सों में बांट लिया गया। एक जो हिस्सा था कश्मीर का वो चला गया पाकिस्तान के पास, जिसे कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और एक जो हिस्सा है वो आ गया इंडिया के पास, जिसे कहा जाता है जम्मू और कश्मीर, जो कि डिवाइडेड है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे एक बॉर्डर बनाया गया है जो कि डिवाइड करता है जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। सो 1971 में इंडिया ने एक वॉर भी जीती थी अगेंस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पर जो एक नई कंट्री बन गई थी जिसको कहा जाता है बांग्लादेश। इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण, जैसे कि 1998 में इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करा था। कहाँ पर करा था? राजस्थान के पोखरण में। सो यहाँ पे पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाए, तो पाकिस्तान ने भी यहाँ पर अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा, वो करा था छंगाई हिल्स में, जो कि पाकिस्तान में ही है। अब हम बात करते हैं द इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम दैट पाकिस्तान हेल्पिंग टेररिस्ट बाय गिविंग मनी, ट्रेनिंग, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडेड एड टू द प्रो खालिस्तानी मिलिट्री अगेंस्ट इंडिया। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का ये पॉइंट है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा देता है। जो भी टेररिस्ट है उनको इंडिया के अगेंस्ट ट्रेनिंग और मनी प्रोवाइड करता है। और इवन जो भी प्रो खालिस्तानी मिलिट्री, यानी कि एक टाइम पे मैं तुम्हें बता देती हूँ 1980s में जो कुछ लोगों ने एक खालिस्तान नाम के देश की मांग करी थी, तो पाकिस्तान ने उनको भी सपोर्ट
करा था, तो ऐसा इंडिया के द्वारा कहा जाता है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ब्लेम्ड, अब यहाँ पे पाकिस्तान फिर कैसे पीछे रह जाए, यहाँ पे पाकिस्तान ब्लेम करता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो प्रोविंस है वहाँ पे सिंध एंड बलूचिस्तान, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सो इन सब डिफरेंसेस के बावजूद एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ है, किसकी हेल्प से, वो हुआ है वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, इंडस वाटर वैली को लेकर। सो इसका प्रेजेंट सिनेरियो हम जान लेते हैं कि इन 2019 द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल जो 370 था उसको रिमूव कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमें पता ही है कि जो 370 है वो जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, बट 2019 में इस स्पेशल स्टेटस को हटा लिया गया है और जम्मू और कश्मीर को अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इंडिया एंड श्रीलंकाज रिलेशन, ये तुम्हारी फर्स्ट बुक के न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में भी है, बट यहाँ पे मैं तुम्हें अगेन समझा देती हूँ वाला टॉपिक। देखो, ड्यू टू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देर आर डिफिकल्टीज इन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। तुम्हें जैसे कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता ही होगा कि कैसे श्रीलंका में सिन्हला कम्युनिटी और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि जो सिन्हला कम्युनिटी ये मानती है कि जो श्रीलंका है वो सिर्फ सिन्हला कम्युनिटी का है, और जो श्रीलंकन तमिल्स का श्रीलंका पे कोई भी राइट नहीं है। तो इन्हीं दोनों के बीच में ये वॉर चलता रहता है, जिसके कारण तो इंडियन गवर्नमेंट नाउ प्रेफर्स डिस एंगेजमेंट पॉलिसी इन श्रीलंकाज इंटरनल मैटर। क्योंकि तुम्हें पता है क्या, जो तमिल इंडिया में रहते थे ना, वो कहीं ना कहीं जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे इन सारे इंटरनल उनके मैटर्स को सुलझाने की कोशिश करी, बट ये बात ना तो श्रीलंका की गवर्नमेंट को अच्छी लगी और ना ही जो श्रीलंका के तमिल है उनको अच्छी लगी। सो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने यही प्रेफर करा, ठीक है अब हम इनके इंटरनल मैटर में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इंडिया एंड श्रीलंका साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रेंथन द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसके थ्रू ये दोनों ही एक दूसरे की कंट्री में फ्री ट्रेड को एनकरेज करेंगे। इंडिया ने कहीं ना कहीं श्रीलंका को यहाँ पर सुनामी के कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करी, ताकि सुनामी जब भी श्रीलंका में आए तो उसके इम्पैक्ट से श्रीलंका को बचाया जा सके। तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करी है, जिसके कारण दोनों कंट्री के रिलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें अच्छे दिखते हुए नजर आते हैं। तो ये है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है, तुम्हें ये बताना है कि श्रीलंका में जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल, उन दोनों कम्युनिटीज़ का क्या नाम है। नीचे जाके कमेंट में टाइप करो। वैसे अगर तुमने ये वाली वीडियो को ध्यान से देखा इस वाले टॉपिक को, तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। सो नीचे टाइप करके बताओ कौन सी दो कम्युनिटीज़ है जिनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस। सो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंडिया के नेपाल के साथ किस तरह के रिलेशंस है। नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। तो बेसिकली ये समझ लो कि इंडिया और नेपाल के काफ़ी अच्छे खासे रिलेशन बने हुए हैं। अ ट्रीटी हैज साइन बिटवीन द टू कंट्रीज दैट अलाउ द सिटीजन्स ऑफ बोथ कंट्रीज टू ट्रैवल टू वर्क विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट। नेपाल और इंडिया के बीच में एक ऐसी ट्रीटी हुई है जिसके थ्रू ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के सिटीजन को एक दूसरे की कंट्री में विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट ट्रैवल करने के लिए और काम करने के लिए एनकरेज करती है। तो यहाँ पे तुम्हें जाने के लिए कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड डिसप्लेजर एट द रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये नाराज़गी जताई है नेपाल की गवर्नमेंट से कि नेपाल की गवर्नमेंट कि जो नेपाल की गवर्नमेंट जो है वो चाइना के साथ ज़्यादा दोस्ती बढ़ा रही है। और तुम्हें तो पता है ना, इंडिया और चाइना एक तरह से दोनों की दुश्मनी रह चुकी है पास्ट में भी, और अभी इन प्रेजेंट भी ऐसे ही कुछ चल रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड डिसप्लेजर अगेंस्ट नेपाल्स इन एक्शन टुवर्ड्स एंटी इंडियन एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस बात को लेकर भी नाराज़गी जताती है कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है, जो भी नेपाल में एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ हो रही है, वो नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडियन एलिमेंट्स को रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लेती है। तो यहाँ पे इंडिया फिर नेपाल से नाराज़ हो गया। इंडिया एक्सप्रेस्ड अ कंसर्न ऑफ द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल गिवन द राइज ऑफ नक्सलिस्ट ग्रुप इन वेरियस इंडियन स्टेट। जो भी नेपाल में माओइस्ट मूवमेंट चल रहा है कि लाइक जो माओइस्ट, मैंने तुम्हें पहली वाली वीडियो में भी समझाया था कि जो माओइस्ट है वो ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो जो पावर्स है वो माओइस्ट को दे दे, ताकि जो भी डिप्राइव लोग हैं उनके लिए जो माओइस्ट है वो खुद ही प्लानिंग कर सके और खुद ही जो भी पॉलिसीज़ है वो बना सके। तो यहाँ पर जो भी वहाँ पे नेपाल में मूवमेंट चल रहा है ना माओइस्ट का,
वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो एरियाज है, लाइक बिहार का एरिया हो गया, यूपी का एरिया हो गया, उसको कहीं ना कहीं एनकरेज करते हैं। मतलब जो माओइस्ट एक्टिविटी नेपाल में हो रही है वो भी इंडिया में उसको इनकरेज कर रहे हैं। तो इंडिया ने इस बात पे भी कंसर्न जारी करा है नेपाल से। मैनी लीडर्स एंड सिटीजन ऑफ नेपाल थिंक दैट इंडिया वांट्स टू सीज। अब यहाँ पे नेपाल को इस बात का डर है कि अगर इंडिया से दोस्ती हो जाती है तो इंडिया कहीं उसके जो रिवर वाटर है या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सीज करने की कोशिश ना करने लगी। तो तुमने देखा ना यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिसप्लेजर बना हुआ है कि अगर हमने नेपाल से दोस्ती करी तो नेपाल माओइस्ट को बढ़ावा देगा, या फिर जो नेपाल है वो एंटी इंडियन एलिमेंट्स को क्यों नहीं रोक रहा है। यहीं पे नेपाल का पॉइंट है कि अगर हमने इंडिया से दोस्ती कर ली, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारे वाटर रिवर वाटर को और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को सीज कर लेगी। तो दोनों के बीच में ना एक तरह से तुम देख सकते हो ना डर बना हुआ है कि अगर हमने इससे दोस्ती करी तो कहीं कहीं ये हमारी इस वाले हिस्से को ना ले ले इंडिया के, या ये हमारे यहाँ पे ये माओइस्ट मूवमेंट को बढ़ावा ना दे दे। बट इन सब के बावजूद ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे दोनों ही एग्री इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इंडिया और नेपाल एक दूसरे को अच्छा खासा कॉपरेट करते हैं। लाइक तुम देखो वेरियस कॉपरेशन लाइक ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ना जिस पे दोनों ही मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्री को एक दूसरे क्लोज लेकर आता है एक दूसरे के। देर इज अ होप दैट कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। सो यहाँ पर जैसे तुम्हें पता है कि इंडिया एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होप जताई जाती है लोगों के द्वारा, इट्स जस्ट अ कंसर्न और एक होप है कि अगर नेपाल में हम डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें पता है कि तुमने पहले भी पढ़ा है कि वहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था, एंड अगेन वहाँ पे लोगों ने कैसे डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ें उठाई। तो अब वहाँ पे डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं काम चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों का ये कंसर्न है, ये लोगों की होप है कि अगर नेपाल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है तो दोनों ही कंट्री एक दूसरे के क्लोज आ जाएगी। सो इंडिया एंड अमेरिका के क्या रिलेशंस हैं। जैसे कि तुम्हें पता है एक टाइम पे अमेरिका सबसे बड़ी हेजमनी हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में, एक पावरफुल कंट्री हुआ करती थी। बट अभी भी हम कह सकते हैं कि अमेरिका है उतनी पावरफुल, बट यहाँ पर अमेरिका के कंपटीशन में बहुत सी कंट्रीज एमर्ज हो चुकी हैं। तुम देख सकते हो चाइना है, इंडिया है, और भी कंट्रीज है जो कि अमेरिका के कंपटीशन यानी कि टॉप लेवल पे आ चुकी हैं। तो इन इंडिया और अमेरिका के क्या रिलेशंस रहे थे। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल अमेरिका सपोर्टेड इंडिया। जब इंडिया अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट किया। एज इंडिया अडॉप्टेड नेम देयर वर अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ द नेशन। जैसे ही इंडिया ने नेम को अपनाया, लाइक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया, यहाँ पे अमेरिका इंडिया से अगेन नाराज हो गया। और डिसएग्रीमेंट इंक्रीज ड्यू टू इंडियाज रिलेशन विद रशिया। तो यहाँ पर जो अमेरिका है ना उसको इस बात को लेकर भी नाराजगी थी इंडिया से कि इंडिया क्यों सोवियत यूनियन से दोस्ती कर रहा है। उस टाइम पे दो ग्रुप्स बने हुए थे, वो एक ग्रुप था अमेरिका के फेवर में, एक ग्रुप था सोवियत यूनियन के फेवर में। यहाँ पे जो इंडिया की दोस्ती थी वो सोवियत यूनियन से ज़्यादा थी, तो अमेरिका की ना दोस्ती ज़्यादातर रशिया से काफ़ी अच्छी चलती थी। तो इसी बात पे अमेरिका इंडिया से नाराज़गी जाहिर करता था। आफ्टर कोलैप्सिंग द सोवियत यूनियन इंडिया सडनली चेंज्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड बिकेम द फ्रेंड ऑफ द यूएसए। तो यहाँ पे देखो जब दो ग्रुप में बटा हुआ था तब इंडिया ज़्यादातर करीब था और इंडिया का ज़्यादातर करीबी दोस्त था सोवियत यूनियन। लेकिन जब सोवियत यूनियन 1991 में ही ख़त्म हो गया उसके बाद इंडिया ने सडनली क्या करा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करा। और तुम्हें पता है फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि हम किस नेशन के साथ किस तरह से डील करते हैं ताकि हमारे सिटीजन और हमारा नेशन का इंटरेस्ट है उसको भी प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पे इंडिया को लगा कि ठीक है अगर सोवियत यूनियन ही ख़त्म हो चुका है तो क्यों ना हम अमेरिका की तरफ जाते हैं, अमेरिका हमारा दोस्त बन सकता है और अमेरिका हमें काफ़ी इश्यूज़ में हेल्प भी कर सकता है। तो इंडिया ने सडनली अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करा और इंडिया बन गया दोस्त किसका, अब अमेरिका का। इंडिया एक्सपोर्ट्स 65% ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर सेक्टर टू अमेरिका, अराउंड 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज इंडियंस। तो देखो इंडिया जो है ना 65% सॉफ्टवेयर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, और जो बोइंग है यानी कि जो अमेरिका की एक कंट्री है बोइंग, वहाँ पे जो 35% टेक्निकल स्टाफ है ना वो भी इंडियन है। तुमने देखा ना कितने अच्छे खासे फ्रेंड्स बन गए इंडिया और अमेरिका की, एक दूसरे को एक्सपोर्ट भी करने लगे और दोस्त भी। 15% हाई टेक स्टार्टअप स्टार्टेड बाय इंडियन अमेरिकन, यानी कि 15% जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे अमेरिका में स्टैब्लिश करी है
जो भी इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करा है अमेरिका में रहकर। सम ग्रुप्स, अब ठीक है यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट भी है और अमेरिका में इंडियंस काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं इंडिया में, वो एडवाइस करते हैं इंडिया को दो तुम यूएसए के बहुत अच्छे करीबी दोस्त बन जाओ, इससे हमें ना यूएसए की जो हेजेमनी है, यानी कि जो यूएसए का डोमिनेंट है ना पूरे वर्ल्ड में, हमें उसमें फ़ायदा होगा। बट यहाँ पे कुछ कंट्रीज लाइक कुछ ग्रुप्स हैं इंडिया में, वो इंडिया को ये एडवाइस करते हैं कि देखो इंडिया, तुम यहाँ पे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके साथ अपनी जो फ्रेंडशिप है उसको अच्छा करो। लाइक इसलिए बहुत से ग्रुप एडवाइस करते हैं इंडिया को कि इंडिया को ज़्यादातर अपनी दोस्ती है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ रखनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब ये सारी कंट्रीज़ पावरफुल हो जाए, अगर ये सब पावरफुल हो जाएंगे तो ये यूएसए को अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती है। तो ये है इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस। ठीक, अब तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर देना है, नीचे कमेंट में जाकर टाइप करना कि इन प्रेजेंट अगर हम 2021 की बात करते हैं कि अभी इंडिया का सबसे अच्छा खासा दोस्त कौन है, अमेरिका है या चाइना है? जाके आंसर दो ए या बी में। इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ अपडेट्स भी किए गए हैं, तो उसको ही इंक्लूड करके हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो तुमने इस पूरे चैप्टर में अब तुमने इंडिया के फॉरेन कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस हैं, इंडिया के उसकी नेबर कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं, उसके बारे में तुमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम ध्यान से सुनो। तुम्हें इस वीडियो को एक बार पूरा देखना है और अपनी बुक को पढ़ लेना है, तुम्हारा ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1974। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करा था 1974 में। और हाँ, तुम इसका नाम भी याद रख सकते हो कि ये न्यूक्लियर टेस्ट का नाम क्या था। इस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि यानी कि इंदिरा गांधी की लीडरशिप में किया गया था। बट जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, बट इसका पास्ट क्या था, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब को इनिशिएट करना कब से शुरू किया गया? 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा की लीडरशिप में 1940s से इसकी प्रिपरेशन और इसका इनिशिएटिव लिया गया था और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। जब नेहरू जी को इसका पता चला तो नेहरू जी तो वैसे ही इसके अगेंस्ट थे कि नहीं, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं रखने चाहिए, ये कंट्रीज़ के लिए घातक हो सकते हैं, एक दूसरे की जो लोग हैं सिटीजन्स हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। चाइना ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा था अक्टूबर 1964 में। ठीक है, जो 5 नेशंस है ना यूनाइटेड नेशन में जिनके पास वीटो पावर है, उन्हीं के पास ये पावर थी कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इंडिया ने इसका अपोज करा। इवन जो ये 5 कंट्रीज थी ना, इन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि हमारे पास ही न्यूक्लियर पावर होगी और वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है ना, हम उनको ना न्यूक्लियर बॉम्ब है उनके यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इसीलिए इन 5 कंट्रीज़ ने क्या करा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि किसी के पास भी राइट नहीं होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सके। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। इसी ट्रीटी के अगेंस्ट जाके 1998 में इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा, डिमॉन्स्ट्रेटिंग टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पस ओनली। सो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जैसे ही इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा तो बहुत सी कंट्रीज जो थी वर्ल्ड में वो इंडिया के अगेंस्ट हो गई। तो इंडिया ने अपना यहाँ पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और इंडिया ने ये कहा कि देखो बाकी की कंट्रीज, हमने जो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा है वो हमने सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए किया है और इंडिया ऑलवेज सपोर्ट नो फर्स्ट यूज़, यानी कि इंडिया कभी भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को पहले यूज़ नहीं करेगा। वो बात अलग है कि अगर बाकी की कंट्री इंडिया पे अटैक करती है तो इंडिया पीछे भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हें ये बात समझ में आई, इंडिया ने ये कहा कि हम सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं और हम कभी भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। क्या इंडिया अभी भी इसी बात पे कायम है कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा? सो इन प्रेजेंट इस पॉलिसी में कुछ अपडेट्स किए गए हैं जिसे हम अब इस टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे। सो इंडिया की जो पॉलिसी रही है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर वो हमेशा से ही पीस ओरिएंटेड रही है। बट नाउ इन 2021 हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सो यहाँ पर उनके द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि नो फर्स्ट यूज कैन बी रिव्यूड अकॉर्डिंग टू इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो अगर यहाँ पे इंडिया को पता चला कि कोई भी कंट्री इंडिया की सिक्योरिटी, बेसिकली रीजनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो अपनी सोवर्निटी को बचाने के लिए इंडिया जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका फर्स्ट यूज भी कर सकता है। सो इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इंडिया इज कमिटेड टू इंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप
इन द NSG, इट मीन्स न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो यहाँ पर इंडिया की कई कोशिशें हैं कि इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको सप्लाई भी कर सके और उस ग्रुप में शामिल भी हो सके। ऑल्सो इंडिया अपोजेस अनजस्ट ट्रीटीज लाइक CTBT एंड NPT। तो CTBT तुम्हें पता ही होगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि जब इन 5 नेशंस ने पूरे वर्ल्ड पर जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसको कहा जाता है CTBT, कि कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। एंड सेकंड NPT, इट मीन्स नॉन प्रोलिफरेट ट्रीटी, इट मीन्स कि कोई भी कंट्री अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकती। सो ये है प्रेजेंट सिनेरियो न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर। सो यहाँ पर तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। और हाँ, एक बात, और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी न्यू लेटेस्ट CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक पता चले और वो उसे पढ़ सके। तो हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।